दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वोडाफोन आइडिया के केस के अंदर में हमेशा उथल पुथल मची रहती है। कुछ ना कुछ नया केस सुप्रीम कोर्ट में आता है, फिर उसके बाद में फिर उम्मीदें जगती हैं, फिर उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। यही हुआ पिछले केस का। केस जो है डीओटी ने एडिशनल डिमांड रेस किया 9,400 करोड़ का। वो सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे जो है कमेंट्स दिए जिससे कि मार्केट में बहुत उम्मीदें जगी। फिर रिटर्न ऑर्डर आया तो डिप्रेस हो गए सब। क्यों? रिटर्न ऑर्डर के अंदर में ये पॉइंट मेंशन था जो अपने वीडियो में मैंने बताया था। पॉइंट नंबर 6, इट इज फर्दर टू बी नोटेड इन द प्रेयर इट्स अ पिटिशन इटसेल्फ रेस्ट्रिक्ट हिज क्लेम ओनली टू द एडिशनल एजीआर डिमांड। ऐसा उससे लगता है कि ये पूरा का पूरा जो ऑर्डर है वो सीमित है जो एडिशनल एजीआर डिमांड डीओटी ने रेस किया 9,400 करोड़ का, उसी पे डीओटी के पास में एम्पावरमेंट है कि वो वोडाफोन आइडिया को वेवर दे सकती है। पर ऐसा लगता है कि इसके अंदर में जो पिछला डिमांड था जो अभी आउटस्टैंडिंग है करीब 82,000 या 83,000 करोड़ का, उसको कवर नहीं करता। पर दोस्तों एक मुद्दा जरूर है। अगर ये डिमांड, अब देखते हैं कि केस कैसे जो है कल्मिनेट हुआ और कैसे डिसमिस हुआ। कोर्ट में केस गया। कोर्ट में केस जाने के बाद में डीओटी ने जाके बोला कि हाँ सिचुएशन चेंज हो गई है, हम वोडाफोन आइडिया को रिलीफ देना चाहते हैं। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, आप बताइए कि क्या करना चाहते हैं, आप अपना प्रपोजल दीजिए। तो ऐसे करके काफी डिफरमेंट हुआ। उसके बाद में शायद डीओटी अपना प्रपोजल लेके कोर्ट में गई और कोर्ट ने जो है फिर बाद में उसको देख के और ये कमेंट्स रेस करके कि हाँ देखिए 49% डीओटी का स्टेक है, 20 करोड़ सब्सक्राइबर का इशू है, पब्लिक इंटरेस्ट है, ऐसे करके उन्होंने बोल के ये ऑर्डर को डिसमिस कर दिया। अब दोस्तों मुझे ये बात समझ में नहीं आई और मैं ये डिस्कस करना चाहता हूं आपको। अगर सुप्रीम कोर्ट को डिसमिस ही करना था ये केस, क्योंकि डीओटी तो तैयार हो गई थी कि वोडाफोन आइडिया को हेल्प करने के लिए, उन्होंने तो कोर्ट में बोल दिया था कि मैं वोडाफोन आइडिया को हेल्प करना चाहता हूं, तो उनको इतनी बड़ी कहानी लिखने की क्या जरूरत पड़ी थी कि देखिए भैया फैक्ट ऑफ द केस हैज चेंज और जो है नए सर्कमस्टेंसेस हो गए, सरकार ने 49% स्टेक ले लिया है और 20 करोड़ सब्सक्राइबर। वो सीधा सीधा बोल सकती थी ना कि भाई देखिए आप पार्टीज हैं, आप आपस में डिस्कस करिए। डीओटी ने एक डिमांड रेस किया था, वोडाफोन आइडिया गॉट एग्रीव्ड, उन्होंने कोर्ट में केस रेस कर दिया और डीओटी ने कोर्ट में जाके बोला कि हाँ देखिए भाई हम तो रिलीफ देने को तैयार है। तो कोर्ट को तो सीधा डिसमिस कर देना चाहिए था केस। तो कोर्ट को ये सब लिखने की क्या जरूरत पड़ी? आपको ये नहीं लगता कि कोर्ट को ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी? सीधा डिसमिस कर देते अगर यही करना था तो। इसीलिए तो कंफ्यूजन हुआ दोस्तों। अगर कोर्ट ने लिखा कि 49% केस है, 20 करोड़ सब्सक्राइबर है, यूनियन ऑफ इंडिया इज विलिंग टू डिस्कस दिस इशू, रिकंसिडर द मैटर, पॉलिसी इशू है, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। मैटर कोर्ट में गया था, केस डिसमिस कर देते। अब मैं बताता हूं दोस्तों मेरा इंटरप्रिटेशन क्या है। ये सब कोर्ट ने कहा क्यों, सीधा क्यों नहीं केस को डिसमिस कर दिया, है ना? क्योंकि ये सब बोलने की जरूरत नहीं थी। पार्टी वाज ड्यूटी वाज एग्रीइंग टू हेल्प वोडाफोन आइडिया, तो सीधा डिसमिस कर देते। तो इसके पीछे दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये डायग्राम देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि हुआ क्या था। अब देखिए दोस्तों, मैंने 2020 का जजमेंट और 2025 का ऑर्डर को साइड बाय साइड कंपेयर कर रहा हूं। अब हुआ क्या था 2020 के जजमेंट में? प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज और डेडलाइन 31 मार्च 2031, यही तो है ना नेट नेट। और मजे की बात यह है कि इस जजमेंट के अंदर में डीओटी क्या था? रिस्पोंडेंट था। प्लेंटिफ कौन था? ऑपरेटर्स थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में प्लेंटिफ और रिस्पोंडेंट दोनों का हाथ बांध दिए। वो बोला कि आप दोनों कुछ नहीं कर सकते। जनरली होता क्या है, डीओटी कोर्ट में गई और वोडाफोन आइडिया और बाकी ऑपरेटर्स कोर्ट में जाके एजीआर के मामले में लड़ाई करते रहे। डीओटी ने कहा कि भाई हमको तो ये चाहिए, ऑपरेटर बोला हमको नहीं देना, भाई हमारा इंटरप्रिटेशन अलग है। तो फिर बाद में क्या हुआ, कोर्ट ने डीओटी का इंटरप्रिटेशन को ठीक माना। अब डीओटी इज ए पॉलिसी मेकर। अब डीओटी को जो है अगर रिलीफ देना था वो ऑपरेटर्स को, किस फॉर्म में रिलीफ देना था, क्या वो तो डीओटी का प्रेरोगेटिव होना चाहिए था ना। जब कोर्ट कह रही है कि ये पॉलिसी मैटर है तो 2020 में भी ये पॉलिसी मैटर ही तो था ना। ये कोई नई चीज तो नहीं हो गई कि पॉलिसी मैटर अभी बन गया। 2020 में भी तो पॉलिसी मैटर था ना। तो ये जो जजमेंट था 2020 का, डीओटी के हाथ भी बांध दिए थे और ये बहुत ही पिकुलियर जजमेंट था। अब ये कह रही है, रिस्पोंडेंट ये कह रहा है, डीओटी कह रहा है कि भाई मैं तो रिलीफ देने को तैयार हूं, तो इसलिए तो डीओटी ने
ये मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन डाला था कोर्ट में, अगर आपको याद हो। ये मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन में उन्होंने कहा था कि हाँ भाई आप 20 साल के लिए पेमेंट कर दीजिए, ये कहा था ना उन्होंने। प्रिलिमिनरी असेसमेंट इसी में तो था, नीचे एनेक्चर में अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको ये प्रिलिमिनरी असेसमेंट नीचे दिखेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ फिर दोबारा, जो मेरे नए श्रोता हैं और दर्शक हैं उनको ये दिखेगा नीचे। अब ये कहाँ पे है एग्जैक्टली, मुझे लगता है बहुत नीचे जाना पड़ेगा। लेट मी जस्ट सी, एनेक्चर डी में था या कुछ कहीं पे था। ये देखिए, ये है प्रिलिमिनरी असेसमेंट। तो यही तो मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन डाला था डीओटी ने उस टाइम में कि भाई देखिए हमको थोड़ा तो रिलीफ देने दीजिए। कोर्ट ने क्या कहा ऑपरेटर्स को? कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, आपके हाथ भी बांध देता हूं मैं। अब दोस्तों ये एक प्रेसिडेंस बन गया। और कॉन्टेक्स्ट क्या था? कोर्ट ने क्यों बांध दिया? उनको लगा 20 साल से दोनों आपस में झगड़ रहे हैं, ऐसा लगा कि डीओटी भी इन्वॉल्व है इसको एक्सटेंड करने के लिए, है ना। तो और उन्होंने कहा कि भाई देखिए ऑपरेटर्स विलफुली जो है डीओटी, जो कि जिनके ड्यू है, क्योंकि उन्होंने ऑपरेटर्स ने माइग्रेशन पैकेट का एडवांटेज लिया था, उनको ऐसा लगता है, परसेप्शन ऐसा लगता है कि कोर्ट लगता है कि डीओटी के ऑफिसर भी कनाइव कर रहे हैं ऑपरेटर के साथ में, और ऑपरेटर को अलाउ कर रहे हैं कि वो इस इशू को परपेचुअली खींचते चले जाएं। तो मेरे को ये लगता है कि कोर्ट ने ये सोचा, इसलिए डीओटी का हाथ बांध दिया। अब इस कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना पड़ेगा 2025 के ऑर्डर को। क्यों? 2025 के ऑर्डर जो है वो कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड और स्टैंड अलोन केस नहीं था, वो पूरी तरह से इससे लिंक्ड था। इसके अंदर डीओटी के हाथ बांध दिए थे कोर्ट ने। तो इस ऑर्डर में कोर्ट जो है इसको डिसमिस नहीं कर सकती थी 2025 के ऑर्डर को। क्यों? क्योंकि डीओटी के हाथ बंधे हुए थे और ये प्रेसिडेंट बन गया था ये। तो इसीलिए दोस्तों इसी रीजन के कारण, मेरे को ऐसा लगता है कि इसी रीजन के कारण कि 2020 के जजमेंट में डीओटी के हाथ बांध दिए थे, और क्योंकि ये प्रेसिडेंस था और भले ही ये नया केस था एडिशनल डिमांड का 9,400 करोड़ का, क्योंकि डीओटी के हाथ बंधे हुए थे, कोर्ट को डीओटी के हाथ को खोलने के लिए कुछ तो लिखना पड़ता। इसीलिए कोर्ट ने ये सब चीज लिखा। आप समझ रहे हैं ना, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि एक प्रेसिडेंस था उस ऑर्डर के अंदर में, डीओटी के हाथ बंधे हुए थे। तो कोर्ट ने कहा कि हाँ भाई हम आपके हाथ खोल देते हैं, क्योंकि फैक्ट ऑफ द केस चेंज हो गया है, 49% स्टेक हो गया है, 20 करोड़ सब्सक्राइबर हो गया है, कंपटीशन का प्रॉब्लम हो गया है, और पॉलिसी इशू है वगैरह वगैरह करके। अब इसी से कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि कोर्ट ने क्या 2020 के जजमेंट को भी खोल दिया डीओटी क्या? क्योंकि अगर कोर्ट ने 2025 में अपने ऑर्डर में डीओटी के हाथ खोल दिए, तो क्यों नहीं 2020 के जजमेंट में भी डीओटी के हाथ खुले माने जाने चाहिए? अब मुझे बताइए जरा। अब यही एक लीगल कैसे पैराडॉक्स है, क्योंकि टेक्निकली 2020 का जजमेंट फाइनलिटी को पहुंच गया है। अब इसमें कई सारे प्रोसेसेस हुए, रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन, सब कुछ खत्म हो गया है। किसने फाइल किया रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन? जो आपके प्लेंटिफ्स थे। डीओटी ने फाइल नहीं किया, डीओटी ने सिर्फ मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल किया था कि कुछ तो रिलीफ दे दो। कौन सा वाला मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन? जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, ये वाला। और इसमें कोर्ट ने थोड़ा सा रिलीफ जरूर दिया। डीओटी ने 20 साल के लिए बोला था कि इसको स्टैगर कर दो, कोर्ट ने कहा कि नहीं 20 साल का नहीं, हम 10 साल का ही देंगे। यही तो हुआ था ना मैटर में। अब ये जो है, अब यहां पे जाके मामला अटक गया। अब इंटरप्रिटेशन तो बहुत तरह की हो सकती हैं। अगर ये इंटरप्रेट किया जाए कि 2020 के जजमेंट में भी सारा का सारा डीओटी का हाथ खुल गया है, क्योंकि कोर्ट ने 2025 के ऑर्डर में ये बोल दिया है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है कि 49% डीओआई स्टेक, 20 करोड़ सब्सक्राइबर, प्रिजर्विंग कंपटीशन एटसेट्रा, तो ये माना जाएगा कि 2020 का जजमेंट अंडू हो गया है। अब अंडू होना तो बाय प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए ना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना चाहिए ना, पर वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो फॉलो नहीं हुआ, क्योंकि ये जो है आर्टिकल 32 में फाइल हुआ था, ये रिट पिटीशन था, ये आर्टिकल 137 में फाइल नहीं हुआ था रिव्यू पिटीशन। तो इसीलिए जो है ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो माना ही नहीं जाएगा फिर। तो अब क्या हो सकता है? अब देखिए दोस्तों, मैं आपको अपने स्लाइड डेक में लेके जाता हूं, मैं इसको खोल देता हूं, ओपन प्रिंट। हाँ, तो अब देखिए, हाँ यही स्लाइड डेक है। तो व्हाई डिड कोर्ट साइटेड चेंज सर्कमस्टांसेस, जो मैंने आपको अभी समझाया कि चेंज सर्कमस्टांसेस क्यों साइट किया था, और ऑप्शंस क्या रहते हैं डीओटी के पास में। अब डीओटी के पास में ऑप्शन ये हो सकता है कि आर्टिकल 137 रिव्यू पिटीशन, रिकॉल पिटीशन, जबकि आर्टिकल 137 का जो है
जो ऑप्शन है वोडाफोन आइडिया ने तो ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर लिया था, बट चेंज सर्कमस्टांसेस में, क्योंकि अभी सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने माना है ये सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं। तो कुछ ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं लॉ में, एक दो केसेस ऐसे हैं जहां पे चेंज सर्कमस्टांसेस में इवन द पार्टी हु गॉट बेनिफिटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जैसे डीओटी, वो भी फाइल कर सकती है। तो मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन जो है कि डीओटी को जाके क्लैरिफिकेशन, वोडाफोन आइडिया को क्लैरिफिकेशन मांगना चाहिए कोर्ट से कि देखिए ये जजमेंट जो है इसको जो है कैसे इंटरप्रेट किया जाए। कोर्ट ये बोलेगी कि चलिए देखिए, उनका तो वर्स्ट केस क्या होगा, कोर्ट बोलेगी नहीं भैया ये जजमेंट जो है सिर्फ स्टैंड अलोन जजमेंट है, 2025 का जजमेंट है, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते, है ना? तो यही बोलेगी ना कोर्ट। तो फिर क्या होगा? फिर डीओटी के पास में या तो एक एप्लीकेशन फाइल करे अंडर आर्टिकल 137, ये फाइल करे, और ये कर सकती है अंडर आर्टिकल 142। अब आर्टिकल 137 में तो पूरा कुछ करेक्ट होने के चांसेस है, पूरा का पूरा केस उल्टा हो सकता है, उसमें टाइम भी लग सकता है, उसमें हो सकता है प्रिंसिपल भी चेंज हो जाए, इंटरेस्ट भी, पेनल्टी भी, सब कुछ वेव हो जाए, सब कुछ कर सकते हैं। बट आर्टिकल 142 भी एक मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल कर सकती है, जिस तरह से डीओटी ने एक ये वाला जो एप्लीकेशन फाइल किया था जिसमें उन्होंने पेमेंट कंडीशन को ऑल्टर करने की बात करी थी। तो यही चीज वो कर सकती है यहां पे भी। और इसमें क्या होगा कि ढांचा जो है 2020 के जजमेंट का वो तो बरकरार रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा, पर पेमेंट कंडीशन चेंज होगा। वो डीओटी बढ़ा के उसको 20 साल 40 साल कर सकती है, तो उससे काफी रिलीफ मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों यही दो ऑप्शन है, आर्टिकल 137, जबकि ये इसका एग्जॉस्ट हो चुका है, मतलब इसमें कोई लीगल मतलब रेमेडी बची नहीं है, बट चेंज सर्कमस्टांसेस में दोबारा फाइल किया जा सकता है, नॉट बाय वोडाफोन, बाय डीओटी। और आर्टिकल 142 भी फाइल कर सकते हैं, ठीक है, बट इसमें ओनली एडजस्ट द पेमेंट विंडो और इंप्लीमेंटेशन टाइमलाइन, कैनॉट ऑल्टर द प्रिंसिपल एंड पेनल्टीज। तो कंक्लूजन क्या है? डीओटी कैन एक्ट फ्रीली ऑन द 9,400 करोड़ एडिशनल डिमांड to address the frozen dues it must seek, जो पुराना जो ड्यूज है उससे जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 137 फॉर क्वांटम करेक्शन, लिमिटेड प्रोसीजर रिलीफ अंडर आर्टिकल 142। 2025 ऑर्डर पार्शली ओपनिंग द की न्यू टू ड्यूज, नॉट टू वॉल्ट द ओल्ड ड्यूज। मेरा जो है मानना लॉजिकल, ये इस तरह से इस केस को देखना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज आप बिना लॉ फॉलो किए हुए, क्योंकि ये आर्टिकल 32 में फाइल किया हुआ था, रिट पिटीशन था, ये आर्टिकल 137 में फाइल नहीं किया था, तो ये कैसे अंडू कर सकते हैं दोस्तों? यही मेरा मानना है दोस्तों। लॉयर तो मैं हूं नहीं, मैंने अपना इंटरप्रिटेशन आपको बता दिया। आप बताइए आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद दोस्तों अंत तक सुनने के लिए। मैं आपको नया वीडियो, दूसरे वीडियो, एक टॉपिक में, दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।